हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशांत शर्मा है। मैं फोरेंसिक बाय प्रियांशी पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। एम ए फिजिक्स एजुकेटर, CUET यूजी वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए, सबके लिए। तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मार्गदर्शन प्रोग्राम फॉर CUET यूजी, और इसमें हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो जाता। इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की है जो तुम्हारे इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट तो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तो इस प्रोग्राम के बारे में आगे बात करते रहेंगे, और इसी प्रोग्राम के तहत हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक कंसाइज वे में कंप्लीट कराई जाएगी यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे ये वीडियो मिल रही होंगी आपको। अभी तक 9 चैप्टर्स की वीडियो हम डाल चुके हैं, 9 चैप्टर्स हम डाल चुके हैं। ये 10वें चैप्टर की वीडियो है, वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि मैं फिजिक्स एजुकेटर हूँ तो ऑब्वियस बात है मैं फिजिक्स की ही वीडियो बनाऊंगा और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं CUET यूजी के लिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत होगी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम वेलकम बैक टू द फिजिक्स फोरेंसिक बाय प्रियांशी। तो यहाँ पे हम सब कुछ कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बढ़िया से। तुम्हें फील होना चाहिए कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज व्हाट द फिजिक्स कॉल्ड, कि ये वो है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो हम वही बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि रे ऑप्टिक्स में हमने केवल लाइट के रे नेचर को परखा, रे नेचर को जाना। न्यूटन साहब ने बताया था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में चलती थी, जिसे हम कॉर्पस्क्यूल्स बोलते थे। अब कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की कुछ दिक्कतें, मतलब कुछ एडवांटेज ये थे कि भाई उसके जो जैसे पार्टिकल चल रहा है और जब वो किसी सरफेस से टकराएगा तो ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन जितनी एंगल पे आएगा उतनी ही एंगल पे वापस चला जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है। रिफ्रैक्शन के लिए उन्होंने कैसा एक्सप्लेन किया कि जब कोई पार्टिकल आएगा तो नीचे के पार्टिकल उसे अट्रैक्ट करेंगे और नेट फोर्स निकलेगा नॉर्मल टू दी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जैसे मैं एक बार बता दूं रिवीजन के तौर पे कि दिस इज द डेंसर मीडियम, यहां से लाइट रे आ रही है इस तरह से, तो पार्टिकल है, कॉर्पस्कुलस पार्टिकल है, तो इस सरफेस के पार्टिकल से ऐसे 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 खींचना चाहेंगे। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो इसकी तरफ को खिसकर चला जाएगा ये। तो ये रिफ्रैक्शन को फॉलो किया, तो भाई न्यूटन की बात में दम लग रहा था। अब न्यूटन वाज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑन दैट टाइम, कि न्यूटन का नाम तो ऐसा था कि भाई न्यूटन है तो न्यूटन ही है, चाहे वो सही कह रहे हैं चाहे गलत कह रहे हैं। इफ ही सेड देन इट इज ऑलवेज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अब लोगों ने सोचा कि यार न्यूटन सही कह रहे हैं कि लाइट एक पार्टिकल रे है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है, सीधी चलती है, सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया आ रहा था, मजा आ रहा था सबको। अब न्यूटन ने एक चीज ऐसी कह दी कि वहां पे डाउट क्रिएट हुआ। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब लाइट रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर में जाएगी, तो उसकी स्पीड, बताओ क्या होगा? स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। न्यूटन ने कहा स्पीड इंक्रीज होगी। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब ये बात तो सरासर गलत है। तो न्यूटन की इस बात को लेकर के डाउटफुल हुआ कि भाई ये गड़बड़ है। समय बीतता गया, लोगों ने इसे इग्नोर किया और लोग पढ़ने लगे कि लाइट पार्टिकल है। अब एंट्री होती है क्रिश्चियन हाइगेन की 17वीं सेंचुरी के आसपास। क्रिश्चियन हाइगेन ने बताया कि लाइट इज नॉट ए पार्टिकल, लाइट इज ए वेव। ये कंटिन्यूस फॉर्म है एनर्जी का, वो एनर्जी की फॉर्म में चलती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अब न्यूटन इतना बड़ा नाम था उस टाइम पे ना, तो हाइगेन को किसी ने देखा भी नहीं कि यार होगा कोई छोटा मोटा साइंटिस्ट अपनी बातें कर रहा है। उसने पेपर पब्लिश किया, उसने बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। बस होना क्या था, समय बीतता गया। क्रिश्चियन हाइगेन के स्टूडेंट, असिस्टेंट कह सकते हैं, थॉमस यंग, थॉमस यंग ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि लाइट वेव नेचर को फॉलो कर रही है, ये पार्टिकल है ही नहीं। जबकि न्यूटन साहब ने क्या कहा था थ्योरेटिकली कि लाइट इज ए पार्टिकल। लेकिन जब कोई इंसान एक्सपेरिमेंटली करके दिखा रहा है कि लाइट इज ए वेव, तो भाई फिर तो मानना पड़ेगा ना। फिर फ्रॉनहोफर आए, उन्होंने डायफ्रैक्शन मेथड के थ्रू करके दिखाया लाइट वेव है, क्या फिर तो बस। अब यहां पे असमंजस पैदा हो गई कि भाई कौन सही है, न्यूटन सही है या हाइगेन सही है। तो अब हाइगेन की थ्योरी और समझते हैं, फिर हम अगले चैप्टर में डिसाइड करेंगे हु इज राइट, न्यूटन और हाइगेन या दोनों ही, है ना। तो इस चैप्टर में केवल इसके किस नेचर को जानेंगे, वेव ऑप्टिक्स को, कि भाई उन्होंने वेव नेचर कैसे प्रूव करके दिखाया। इन दोनों असिस्टेंट ने, और हाइगेन ने ऐसा क्या कहा कि लोगों को लगा, हाइगेन हाइगेन ने ऐसा क्या देखा लाइट में कि उसे लगा कि लाइट क्या है, एक वेव है, ये पार्टिकल नहीं है। तो हाइगेन प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे, वेव फ्रंट ड्रॉ करता सीखेंगे, और हम आगे धीरे धीरे चीजों को बढ़ते चले जाएंगे, और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम समझ पाएंगे कि लाइट वेव है। ठीक है, क्योंकि वेव नेचर को फॉलो कर रही है। तो अगर मैं यहीं पे तुम्हें बताने की कोशिश करूं कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, तो टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू कवर, फर्स्ट वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप, हाइगेन प्रिंसिपल,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब उसकी है ना, वे ऑफ टिक्स के नीचे, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, पाथ एंड फेज डिफरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ लाइट, इस लाइट की हिस्ट्री, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। देयर आर मैनी थ्योरीज टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सही बात है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ टिनी इलास्टिक मटेरियल पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हमने कॉर्पस्क्यूल का नाम दिया। These corpuscles enters our eye and affect our retina to create a sensation। जब ये कॉर्पस्कुल हमारी आंखों पे टकराते हैं रेटिना पे, तो हमें सेंसेशन क्रिएट होता है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, विजन का सेंसेशन क्रिएट होता है। बोले ये न्यूटन क्या रहते हैं, देखो ये कॉर्पस्कुल छोटे छोटे पार्टिकल है, दीज आर द कॉर्पस्कुल्स पार्टिकल। डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज, जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं वो अलग अलग शेप और साइज की वजह से दिख रहे हैं कॉर्पस्कुल्स की। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस थ्योरी ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया था। जैसे मैंने तुम्हें बताया, इलास्टिक कोलिजन ने टकराया, उस एंगल पे गया तो रिफ्लेक्शन हुआ, और नीचे खींचा जाए तो रिफ्रैक्शन हुआ। अब इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उन्होंने क्या बताया, इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, मतलब मैटर कंसिस्ट करती है, जबकि लाइट इज नॉट ए मैटर। ये तो हमें पता है कि लाइट इज नॉट ए मैटर, तो मैटर तो कंसिस्ट नहीं करेगी। सेकंड इज, then the continuous emission should decrease the mass of source of light, कि अगर ये मैटर है ना, मैटर अगर कंसिस्ट कर रही है लाइट, तो जब लगातार इसमें से लाइट एमिट हो रही है तो उसका मास डिक्रीज होना चाहिए, और मास जब डिक्रीज होना है तो सन का मास डिक्रीज होता रहना चाहिए। सन से आ रही है लाइट, तो सन का मास डिक्रीज होना है तो सन तो खत्म हो जाना चाहिए तब तक, लेकिन ये नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम, देखो जो मैंने भी बताया था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलेगी रेयर के कंपैरिजन में। अगर ऐसा हुआ करता तो समुद्र में हम जो ऊपर से देखते हैं, तो एक जब हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो धूप की वजह से समुद्र के कुछ सिरे तक तो रोशनी रहती है, उसके बाद अंधेरा आ जाता है, क्योंकि लाइट वहां नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड घटती है, और घटते 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 एक सरफेस पर जीरो हो जाती है, तो उससे नीचे नहीं जाएगी, तो एक लिमिट तक हम देख पाते हैं, नीचे अंधेरा रहता है। और न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर तेज चलती तो समुद्र की धरती तक, मतलब नीचे तक सरफेस तक देख लेते ना हम, है ना, लेकिन तो होता नहीं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस। अब जो इंटरफेरेंस दिखाया था यंग ने, डाइफ्रैक्शन फ्रेस्नेल करके दिखाया था, ब्रूस्टर और मेलस ने पोलराइजेशन करके दिखाया था, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे थ्योरी भाई, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन है एनर्जी के कॉन्टिन्यूस फॉर्म को ले रहे थे, और जबकि कॉर्पस्कुलर डिस्क्रीट फॉर्म को ले रहा था। could not explain partial reflection and partial refraction। पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये कौन एक्सप्लेन कर पाया पता तुम्हें? ये एक्सप्लेन कर पाई थी पोलराइजेशन का, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो खैर हमने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को समझा। अब मैं उस मार्गदर्शन प्रोग्राम की चर्चा करने वाला हूं जो मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि इस मार्गदर्शन प्रोग्राम कैसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इस प्रोग्राम में हम आपको कंप्लीट एकेडमी के प्रिपरेशन दिवाएंगे, जिसमें मॉक टेस्ट विद लीडर बोर्ड के आपकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे। कंप्लीट पीसीबी नोट्स, ये वाले नोट्स नहीं, और अच्छे वाले नोट्स, अच्छे वाले मतलब जो अब तुम यार पैसे दे करके लोगे ना, तो तुम्हें तो एक क्वालिटी का कंटेंट मिलने ही वाला है इसमें। कंटेंट ये भी है, इसे मत, इसमें से कुछ टॉपिक छोड़े हैं हमने, समझ रहे हो ना, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बेकार है, जबरदस्त कंटेंट है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कोई चीज पैसों में ली जाएगी तो, क्योंकि फ्री की चीज की कदर है भी नहीं ना किसी को, बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। अब देखो, हमें ये चार्ज भी इतना, ये 2999 चार्ज है, कोई इतना ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं है, ये तुम इतना पार्टी में खर्च कर देते होंगे अपनी, लेकिन हमने ये क्यों चार्ज किया? हम चाहे तो फ्री में भी दे सकते थे, पर हमें ये है कि भाई इतना बड़ा सिस्टम है, इसे चलाए रखने के लिए कुछ पैसे तो लगेंगे ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो यहीं से तो आएंगे, इसलिए हमने कॉस्ट भी इतनी मिनिमल रखी है। एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलने वाला है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग और रेस्क्यू प्लान बी, कि अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो आपको प्लान बी भी समझाया जाएगा। साथ साथ स्मार्ट टूल्स हम प्रोवाइड कराएंगे, इसमें 80+ फोरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया मिलेगा, स्कोर प्लस कॉलेज प्रोडिक्टर टूल मिलेंगे, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट मिलने वाले हैं आपको इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये इसमें खुद प्रियांशी मैम, ग्रुप सेशन विद प्रियांशी मैम, यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी सेशन शेयर करेंगे आपसे और बताएंगे किस तरह से आपको करना है।
इनिशियल 50 स्टूडेंट के लिए 2999 की कॉस्ट हमने रखी है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजीली इससे ज्वाइन कर सकते हैं। मार्च से अक्टूबर तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। या आप इस वेबसाइट पे जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं ना। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फ्रॉम एनी वन मेथड। लेकिन ध्यान रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, अगर तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो यस, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट फॉर सीयूटी यूजी। ठीक है। एडमिशन मार्ग देखो, इसमें एडमिशन कराए तक की गारंटी है हमें आपकी, तो इसलिए हमने मार्गदर्शन या हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है। तो खैर, अब हाई गेन की बात आती है। हाई गेन साहब क्या कहते हैं? तो ये क्रिश्चियन हाई गेन 16 सेंचुरी के आसपास, मतलब 17 सेंचुरी बोल दे रहे मैंने, 16 सेंचुरी के आसपास की बात है इनकी। देखो ये क्या बताया, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। इन्होंने क्या बताया कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। फॉर लाइट टू प्रोपगेट ए मीडियम कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स। इन्होंने बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ है और वो मीडियम है ईथर। अंतरिक्ष में एक मीडियम, हम कहते हैं अंतरिक्ष में वैक्यूम है ना, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि अंतरिक्ष में वैक्यूम नहीं है, एक मीडियम है ईथर। वो बिल्कुल इलास्टिक है, उस पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, उसके पार्टिकल में इलास्टिक कोलिजन चलता रहता है, तो वो बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल स्पेस टाइम कर्व टाइप का है, वो फैला हुआ है सारे स्पेस में। ये है। डिफरेंट कलर्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और हमें अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है, और वेवलेंथ किसमें होती है? वेव में। तो लाइट की वेवलेंथ है। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया इन्होंने, साथ साथ इन्होंने इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। अब एक थ्योरी जो इतने सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो कुछ तो बात होगी उसमें। तो यही हाइगन प्रिंसिपल की खासियत थी इस थ्योरी से लेकर के। तो यहाँ पे अब इसके कुछ ड्रॉबैक थे हाइगन प्रिंसिपल के, कि ड्रॉबैक क्या थे? ड्रॉबैक में क्या, लाइट ट्रेवल फास्टर इन रेयर मीडियम एंड डू नॉट इन डेंसर मीडियम। ये बात तो सही है हाइगन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ड्रॉबैक क्यों लिखा है? ये तो भाई सही है, नीचे है ड्रॉबैक, है ना। ये तो बात वो वाली पिछले वाला पॉइंट है, पिछले वाला पॉइंट हाइगन थ्योरी का पिछला पॉइंट है ना, कि लाइट क्या कर रही है, डेंसर में तो स्लो हो जाती है और एयर में फास्ट होती है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बताई थी। अब हाइगन थ्योरी ड्रॉबैक, पहला, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इन्होंने इसमें जो सीधी लाइन चल रही है, लाइट सीधी चलती है एक ही लाइन में, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये क्या बता रहे थे कि जैसे कोई पार्टिकल है, वेव ऐसे चलती है, ये ऐसे चली, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन तो नहीं है, तो प्लेन है ना, इसे वेव फ्रंट बोलते हैं। ये है रेक्टिलिनियर। क्या होता है? जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी कह रही थी, कैसे चलती है लाइट, बिल्कुल सीधी, इस शेप में सीधी चलती है लाइट, है ना। तो ये थी। अब नंबर 2, ल्यूमिनिफेरस ईथर कुड नॉट फाउंड एनीवेयर। ये ईथर कहीं मिला ही नहीं। ये कह रहे थे कि भाई ईथर है पूरे मीडियम में, लेकिन ये था ही नहीं ना कहीं। ये तो किनकी इमेजिनरी, भाई ये कल्पना थी कि भाई हर इंसान अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है थ्योरीज को। could not explain modern physics concept like photoelectric effect। अब हम जब 11th चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां क्या समझेंगे कि लाइट जैसे किसी मेटल पीस पर टकराती है तो टकरा करके बाहर निकल जाती है। तो जब टकरा करके बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लाइट टकरा रही है मेटल पीस पे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहे हैं? अगर लाइट वेव है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल देनी चाहिए, वेव तो एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। इसका मतलब लाइट पार्टिकल होगा, लाइट पार्टिकल होगा, इसकी वजह से वो टकरा करके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो यही इसका रीजन है पूरा का पूरा। खैर, तो ये हमने आई थिंक समझ में आया यहाँ तक बात हमारी। अब बात करते हैं लाइट की इस नेचर को जिसे बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? देखो, एक तालाब है, ठीक, तालाब में तुमने पत्थर छोड़ा। जब तुम पत्थर छोड़ोगे तो तुम देखोगे उसके आसपास रिपल बन रहा है, गोल गोल ऐसे रिपल बनता है ना, ये वेव है। दिस इज नॉट ए वेव फ्रंट, ये वेव है। अब तुम क्या कर रहे हो? समुद्र के किनारे पे खड़े हो, तुम देखते हो लहर उठती हुई आती है ऐसे, सुनामी, है ना ऐसे। तो ये जो लहर इस तरह से उठते हुए आती है, ये तुम वेव का एक सामने का हिस्सा देख रहे हो, जिसे हमने नाम दिया क्या? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? वेव के सामने का हिस्सा। तो ऐसे वेव चलती हुई, ये वेव फ्रंट है, और वो जो गोल गोल घूम रही है वो वेव है। तो वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वाइब्रेटिंग इन ए सेम फेज। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वाइब्रेटिंग इन ए सेम फेज का मतलब क्या होगा? जैसे तालाब था, तुमने पत्थर फेंका, अब उस तालाब में थर्माकोल की बॉल पड़ी, छोटी छोटी बॉल आती है थर्माकोल की, पता होगा तुम्हें, छोटी छोटी बॉल आती है, वो थर्माकोल की बॉल पड़ी है। जब तुम पत्थर डालोगे तो वो रिपल बनेगी, रिपल ऊपर नीचे ऐसे होंगी। तो तुम अगर ध्यान से देखो, जो थर्माकोल की बॉल है, जो किसी भी इंडिविजुअल रिपल पर अरेंज हो जाएगी, और वो एक साथ ही ऊपर उठेंगी, एक साथ ही नीचे जाएगी। एक साथ ऊपर उठना, एक साथ नीचे उठना, से बोलते हैं सेम फेस में वाइब्रेट करना। तो ऐसे ही क्या होता है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेम फेस में वाइब्रेट करता है, मतलब एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे, फिर एक साथ ऊपर, फिर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे। ये है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, कैसा सोर्स के लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ से
लाइट वेव ऐसे निकल रही, देखो ये निकली, ये लाइट वेव है, देखो ये निकलेगी चारों तरफ को, है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये ऐसे। अब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट जो वाइब्रेटिंग सेम फेज में कर रहा है, मान लो इस वेव का ये वाला पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, इसका ये वाला पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, इसका ये वाला पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इन सब पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा एक साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक वेव फ्रंट मिलेगा। इस तरह से क्या मिलेगा, ये जो शेप ऐसे बोलेंगे वेव फ्रंट, ये 3D में होता है। किस में होता है, 3D इन शेप होता है। प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, अच्छा सिलिंड्रिकल की बात करते हैं, जब लाइन सोर्स कैसा हो, लीनियर सोर्स हो। लीनियर जरा हमारे घर में झालर होती है, देखो ये ना, अब ये लाइट सोर्स है, ट्यूबलाइट है मान लो, तो लाइट वेव ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी चारों तरफ, ऐसे निकलेगी दोनों तरफ को, और इसका हर एक पॉइंट ये रहा सेम फेस में वाइब्रेट करने वाला, ये रहा। अगर मैंने मिला देंगे तो कैसा शेप बनेगी, सिलिंड्रिकल शेप बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर सोर्स को यहाँ पे इमेजिन करूंगा बिल्कुल बीचों बीच इसके, तो यहाँ पे कैसी शेप बनेगी, सिलिंड्रिकल शेप बन जाएगी ये, इस तरह की। और इसे ये बोलते हैं हम क्या, सेम फेस में वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या है, जब लाइट सोर्स कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। इन्फिनिटी मतलब यहाँ से ऐसा, ये रहा, है ना, यहाँ से ये रहा, यहाँ से इन्फिनिटी पा रही है, तो ये ये सेम फेस में वाइब्रेट कर रही है लाइट, तो उसे बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अंडरस्टूड। तो 3 टाइप के वेव फ्रंट बने पड़े, स्फेरिकल, प्लेन और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। हाइगेन ने क्या बात बताई, क्या प्रिंसिपल था हाइगेन का ऐसा, तो हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है, कंसीडर ए पॉइंट सोर्स सेकेंडरी वेव, पॉइंट सोर्स एमिट सेकेंडरी वेव, एक्ट लाइक ए सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। देखो यहाँ देखो, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस इट गिव्स ए स्फेरिकल वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट। देखो प्राइमरी वेव फ्रंट ये बन रहा, ये दिख रहा, ये एक मान लो प्राइमरी सोर्स है, मैं तो समझाता हूँ, प्राइमरी सोर्स ये रहा, इससे लाइट वेव निकल रही है, कोई निकली लाइट वेव, ये निकली, ये निकली, ये निकली। अब जो रेड वाला है ये जो रेड वाला है, ये बना इसका वेव फ्रंट। क्या बना, वेव फ्रंट। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी सोर्स इज एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट। मतलब इस प्राइमरी सोर्स का हर एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, प्राइमरी सोर्स को सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहां से खुद अपना आप एक नया वेव फ्रंट बनेगा। देखो ये बना सर्कल, स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बनाया इन्होंने, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बनाया इन्होंने, ये बनाया। पहला स्टेटमेंट तो ये था, द द ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट, ये था। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा कि अगर हम वेवलेट को पकड़ कर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, इफ वी ड्रॉ ए इनवलप ऑन दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, देन वी विल हैव ए न्यू पोजीशन ऑफ वेव। ये न्यू पोजीशन हो जाएगी वेव की। तो कुल मिलाकर के बात क्या थी कि जैसे सेकंड प्राइमरी सोर्स है, तो इसका ये बना, इसके हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स। ये रहा बना सोर्स, ये बना सोर्स, ये बना सोर्स, ये बना सोर्स। तो ये हमने एक एनवेलप खोजेंगे तो नई वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे इसका एक सोर्स एक्ट करेगा, फिर नई वेव फ्रंट, ऐसे 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 चलते चलते आगे बढ़ती है वेव। तो ये उन्होंने बताया था अपने प्रिंसिपल में, हाइगेन ने। बात इनकी सही लग रही थी बिल्कुल, कि भाई हर एक सोर्स, हर एक पॉइंट प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करेगा, और उस पर हम एक एनवेलप खींच देंगे तो क्या होगा, वो एक्ट एज ए न्यू वेव। आगे बात करते हैं। अब हाइगेन में देखो ये लिखा भी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स which emit secondary wavelet in all the possible direction which are effective only in forward direction, जो हमेशा आगे को चलेंगी। if a common surface of tangents is drawn to this secondary wave, अगर हम एक surface tangent ड्रॉ कर दे तो this will be the final position of wave front, तो वो नया वेव की पोजीशन को शो करेगी कि नई वेव की पोजीशन क्या है। अब देखो इसी से उन्होंने एक फिनोमेना एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन का। क्या बताया कि मान लो एक लाइट वेव आ रही है, देखो ये लाइट वेव आ रही है सीधी, ये लाइट वेव आ रही है सीधी, आ रही है दोनों लाइट वेव सीधी, ये दोनों टकराए तो देखो पॉइंट ए पे पहले कौन पहुंचेगी, ए वाली, बाद में कौन पहुंचेगी, ये बी वाली। जब ए पहुंचेगी तो ए टकरा के वापस निकल जाएगी, तब तक ये नीचे पहुंची रही होगी। तो हम क्या करें, हमें एक ऐसा पॉइंट पकड़ना है सेम फेज में वाइब्रेट करता हो। हमने बी पॉइंट से लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये रहा परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ये पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये एंगल आई था, ये वाला एंगल आर है। एंगल आई तो ये भी एंगल आई, एंगल आर तो ये भी एंगल आर। तो इस केस में एंगल जो आई होगा वो एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट की हेल्प से हमने क्या देखा कि भाई एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। रिफ्लेक्शन जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे वापस जाएगी। ध्यान रखना स्पीड जो होगी इसमें लाइट की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड तो डिफरेंट होगी नहीं, स्पीड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। खैर, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया, देखो वही वाली बात है कि फॉर ए गिवन मीडियम रेशियो ऑफ, ये तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ना यार, लिखा लॉ ऑफ, ये रेखा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है भैया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, फॉर ए गिवन मीडियम रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल, मतलब वही एंगल आई अपॉन एंगल आर, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल लाइज इन सेम, पता है हमें, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइज ऑन द अपोजिट साइड, ये रहा, ठीक। इसने लो ये कहता है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम प्रूव करना चाहे तो देखो ये आ रही, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, लाइट आई, ये कौन सा एंगल हुआ, इंसिडेंस एंगल आई, ये कौन सा हुआ, रिफ्रैक्टेड एंगल आर। अगर ये आई है तो यहाँ से एक पॉइंट और खींचेंगे, सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा है, ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा नीचे वाला आई, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा नीचे वाला आर। अब इसे नाम दो ए बी सी डी, तो ट्रायंगल ए बी सी साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ऐसे इन ट्रायंगल किसकी बात करें, सी डी ए की, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए डी हाइपोटेनियस ए सी, दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए सी से कट जाएगा, क्या मिलेगा, बी सी अपॉन ए डी। बी सी क्या होती है, डिस्टेंस कितनी है, वी वन इंटू टी, ए डी क्या है, डिस्टेंस कितनी है, वी टू इंटू टी, क्योंकि यहाँ लाइट की स्पीड कुछ और है, यहाँ लाइट की स्पीड कुछ और है, तो वी वन इंटू टी अपॉन वी टू इंटू टी, टी से टी खत्म, वी वन अपॉन वी टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो ऐसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इजीली, है ना, बिना किसी डाउट के। आई होप समझ में आया होगा तुम्हारी। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइगन प्रिंसिपल ये सब समझा। अब हाइगन ने बता दिया कि लाइट किस तरह से वेव की इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई बताना एक अलग चीज है, प्रूफ करके दिखाना अलग चीज है। तो थॉमस हिग ने प्रूफ करके दिखाया कि लाइट कैसा नेचर फॉलो करती है, वेव नेचर। उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया अपना और दिखाया कि देखो जो पैटर्न बन रहा है ये तभी पॉसिबल है जब लाइट किसकी तरह बिहेव करे, वो वेव की तरह बिहेव करे, रे की तरह बिहेव करेगी तो पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से हमें पहले समझना पड़ेगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जब दो लाइट वेव आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाती है, एक लाइट वेव चल रही है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक शार्प कॉर्नर पर टकरा करके बैंड होकर आगे चली जाती है, उसे बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव। डायफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर्स। तो इंटरफेरेंस में क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन, कैसे सुपर इम्पोज हो रही है, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन देखो एक लाइट वेव रही, इसकी इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, वेव की इक्वेशन ये रही y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। ये दो लाइट वेव देखो अलग अलग एम्पलीट्यूड के आगे बढ़ रही है, जब ये दोनों एक दूसरे में मिलेंगी तो सुपर इम्पोज करेंगी। देखो इसने क्या किया, पहली वाली ये थी, इसी के ऊपर दूसरी वाली ने इस तरह से सुपर इम्पोज कर दिया, तो क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हुआ वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, कितना, a1 प्लस a2। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बोला, दो लाइट वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाती है और रिजल्टेंट वेव को बढ़ा देती है। ऐसे ही इस केस में जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, जब दो लाइट वेव किस तरह से सुपर इम्पोज कर जा रही है, ये चल रही है, ये रही, एक नीचे से चल रही है
अब ये क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस तरह से, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, इसने इसे कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, डार्कनेस। यहाँ पे क्या दिखाई देगी, ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज जो बनेगी, पट्टी बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये रोशनी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, रोशनी घट जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन कैसे वेव करती है कि मान लो ये एक वेव है, एम्पलीट्यूड ये रहा A1, एक वेव ये रही, इसका एम्पलीट्यूड A2, ये दोनों एक दूसरे से फाई एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच का नेट A नेट इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या चीज़ है, फेस डिफरेंस, फेस एंगल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम सुपरपोजिशन कर रहे हैं, हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो लाइट सोर्स होगा वो कोहेरेंट लाइट सोर्स हो। कोहेरेंट लाइट सोर्स की क्या पहचान है, कोहेरेंट लाइट सोर्स की पहचान है कि इनका फेज डिफरेंस है ना, क्या होना चाहिए, टू सोर्स ऑफ लाइट हुज फ्रीक्वेंसीज आर सेम, जिनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, और उन लाइट का फेज डिफरेंस क्या हो, रिमेन कांस्टेंट हो, जो फेस है, एंगल है, वो कांस्टेंट एंगल हो। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सेम सिंगल सोर्स, किसी एक सिंगल सोर्स से निकलेगा। दे कैन बी अपरेंट और रियल, ये अपरेंट भी हो सकता है, रियल भी। लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक, लेजर लाइट देखिए आपने, कोहेरेंट भी है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर की। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस क्या है, जब लाइट वेव मैंने बताया सुपर इम्पोज कर रही थी, तो जहां पे ये कंस्ट्रक्ट कर रही थी कुछ चीजें, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक वेव ऐसे चल रही है, हाँ ऐसे वेव चल रही है, ये से, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कैसे फ्रिंज दिखेगी, ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ कैसे दिखेगी, डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे देखो ये लाइट वेव निकल रही है, देखो एक सोर्स से दूसरे सोर्स से निकल रही है, इन दोस्तों को ऊपर ओवरलैप करा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज कुछ ना कुछ बनेगी। तो वेल कहता है फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड व्हेन लाइट वेव सुपर इम्पोज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव टू फॉर्मिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये हमें पता ही है, ये इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है। अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, कब ब्राइट फ्रिंज होगी, कब डार्क फ्रिंज होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमें गिवन है फेस एंगल अगर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई, 8 पाई या 2n पाई, इस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। ऐसे पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो रिलेशन होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 2 पाई रख दूं मैं यहाँ पे, इसकी जगह 2 पाई, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा हो जाएगा, तेरे को लैम्डा मिल जाएगा 2 पाई पे, 0 पे तो 0, 2 पाई पे लैम्डा, 4 पाई पे 2 लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस होता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, या एल लैम्डा कहते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी उस कंडीशन में, आई मैक्स इक्वल टू 4a स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज के केस में क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसके लिए जो एंगल चलेगा वो पाई, 3 पाई, ये ऑड नंबर चलना है, ऑड में है ना, तो ये चलेगा। ऐसे ही पाथ डिफरेंस क्या चलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो वही 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ये सब चलेगा डार्क में। तो इंटेंसिटी मिनिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम तो ये और मिनिमम क्या हो जाएगी 0। तो ध्यान रखो सेम इंटेंसिटी रहेगी, सेम इंटेंसिटी जितनी भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो देखो ये रही इंटेंसिटी कितनी, 4a स्क्वायर, उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये और उतनी ही ये, सबका लेवल सेम होगा। तो दिस इज द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस एंड द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अभी यहाँ पे बात करें एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन देखो ये रही, ये लाइट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक, बस ध्यान रखना मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना जरूरी है। लाइट वेव चल रही है, अब यहाँ से देखो निकली लाइट वेव, वेव फ्रंट बनाती हुई ऐसे ये निकल रही है यहाँ से, अभी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे फ्रिंजेस बन रही है। तो देखो ये बनी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से डार्क ब्राइट ये फ्रिंजेस बनती हुई दिखती है। तो अगर मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी हो तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, जहाँ डी क्या चीज़ है, डिस्टेंस
फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, है ना। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये डी हो जाता है। और लैम्डा वेवलेंथ होती है, तुम्हें पता ही है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास ये आया निकल करके, अंडरस्टूड। अब डार्क फ्रिंज का और ब्राइट फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज है और ब्राइट फ्रिंज है तो पोजीशन क्या होगी, देखो। डार्क फ्रिंज के लिए 2m मतलब n या m, इन्होंने m मान लिया हमने, है ना, m-1 2d अपॉन डी लैम्डा। और ब्राइट के लिए 2m+1 डी लैम्डा अपॉन डी। दोनों के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस का डिफरेंस। तो देखो दोनों का डिफरेंस डी लैम्डा अपॉन डी, वही फ्रिंज विड्थ आ गई। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि डी लैम्डा अपॉन डी ये फॉर्मूला। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव। फॉर ए ब्राइट बैंड क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड मीट द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, मतलब वही कि इसका क्रेस्ट, ये क्रेस्ट होता है, इसी के दूसरे क्रेस्ट से मिलना चाहिए ऐसे, तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। फेज डिफरेंस क्या होगा, 0, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, वो 4 पाई 6 पाई ऐसे, और पाथ 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्रेस्ट ऑफ वन शुड मीट थ्रू द अनदर वेव, है ना, जैसे ये इसका क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से ऐसे मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में फेज डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई 2m-1 इंटू पाई, और पाथ लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 ये चलेगा, ठीक है। यहीं पे अब आती है एंट्री, थॉमस यंग वाज द ग्रेट साइंटिस्ट जिसने हमें बताया कि लाइट एक्चुअल में वेव की तरह बिहेव करती है। तो देखो ये सोर्स लिया उन्होंने, यहाँ पे स्क्रीन, दो स्लिट ली, यहाँ पे स्क्रीन ली, स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं कैपिटल डी, और इन दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस को बोल देते हैं हम क्या, स्मॉल डी। अब लाइट वेव निकली, देखो ये निकली, ये निकली, ये निकली, ऐसे यहाँ से निकल रही है। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ क्या, फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, सेंट्रल यहाँ बनता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। फिर फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, ऐसे अल्टरनेट बनती है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। इस कंडीशन में थॉमस यंग यूज्ड एन इंजीनियस टेक्निक टू लॉक द फेस ऑफ वेव emanating from S1 and S2, दो सोर्स से वेव निकल रही थी। He made two pinholes S1 S2, इतने पास पास कि तुम्हें लगेगा कि एक ही पिन होल है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा होना बहुत जरूरी है। These were illuminated by another pinhole that was in turn light by the bright source. Light wave spread out S and falls S1 S2, देखो एक निकली यहाँ से गई और ऐसे गिर गई थी। तो हमने सेटअप बनाया इसका, डी डिस्टेंस, यहाँ पे पहली ब्राइट की पहली फ्रिंज की पोजीशन x, और इन दोनों बीच की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल डी होती है। तो इस कंडीशन में इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन इज नॉट अवर पार्ट, और यहाँ से निकल करके आया फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन। एन क्या होती है डार्क फ्रिंज की पोजीशन, 2n+1 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन डी, दिस इज द डार्क फ्रिंज की लोकेशन। ब्राइट फ्रिंज के लिए एन डी लैम्डा अपॉन डी, ये होती है ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन। यही सब लिखा है इसमें ना। अब ये कॉन्सेप्ट हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। अब बात आती है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डायफ्रैक्शन में लाइट क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द शार्प कॉर्नर इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। जैसे ये लाइट सोर्स है और यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर, ये लाइट निकली, जब ये जाएगी, ये टकराई यहाँ पे, ये टकराई यहाँ पे, तो लाइट टुवर्ड्स दिस ऐसे बेंड हो जाएगी, ये इस तरह से बेंड हो जाती है, ऐसे बोलते हैं डायफ्रैक्शन। तुम्हें पता है डायफ्रैक्शन एक कितना जबरदस्त फिनोमेना है। इस डायफ्रैक्शन के हेल्प से हम चीज़ों को इनविजिबल कर सकते हैं, अगर हम इसे अचीव कर पाते हैं तो। हमारे कमरे में डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, लेकिन क्या हमें दिख रहा है, नहीं। हमारे कमरे में ऐसी चीज़ें डायफ्रैक्शन को फॉलो कर रही है, इसलिए वो इनविजिबल है। तो अपने कमरे की लाइट बंद करो और एक टॉर्च जलाओ, तुम देखो कितने सारे डस्ट पार्टिकल तैरते हुए दिखे हैं। लेकिन जब तुम लाइट जला लोगे, ऑन करोगे लाइट कमरे की, तो दिखता नहीं, क्योंकि वो जो लाइट उस पर पड़ रही है उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि लाइट उनसे टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही। लाइट टकरा करके आगे निकल जा रही, देखो देखो यहाँ से लाइट टकरा करके आगे निकल गई। ये लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंची तो हमें ये होल्स दिखाई नहीं देंगे, इनविजिबल हो जाएगा। मान लो लाइट मुझ तक आ रही है, टकरा करके पीछे को निकल जाए, रिफ्लेक्ट ना हो, डायफ्रैक्ट हो जाए, तो मैं इनविजिबल हो जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा, जिसकी आंखों पर पड़ेगी उसे दिखाई दूंगा।
ये डायफ्रैक्शन का फॉर्म। डायफ्रैक्शन देखो कहाँ को मुड़ता है, ऊपर को मुड़ता है। और यहीं पे फ्राउनहोफर ने से बताया था इसके लिए जो सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट दुगना बनेगा, ट्वाइस, 2 टाइम्स विड्थ होती है नॉर्मल से, है ना। और इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके बात करें तो देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायफ्रैक्शन का, क्योंकि हर एक फ्रिंज की इंटेंसिटी इसके अलग अलग होती है और यह उसमें इंटरफेरेंस भी सेम होती है। तो ये रहा फर्स्ट ब्राइट, उससे थोड़ी कम और कम, ऐसे ऐसे यहाँ से ये 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 ये, है ना। तो ये हो जाती है भाई सेंट्रल ब्राइट 2 थीटा, और ये सब थीटा, उससे भी थीटा बाई 2, आधी आधी होती चली जाती है। ये है। तो खैर ये हमारी थ्योरी थी वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड, जो कि हमने कंसाइज वे में कवर करने की कोशिश की और तुम्हें एक आइडिया दिया कि हाउ द वेव ऑप्टिक्स वर्क, कैसे वर्क करती है, कैसे बिहेव करती है वेव ऑप्टिक्स, और किस तरह से ये हमारी लाइफ में यूजफुल है ना। अच्छा लगा ही हो। कुछ क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। द फ्रिंज विड्थ इन YDSC डिपेंड ऑन, फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी, किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ओनली, नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट ओनली, नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, नहीं। वेवलेंथ स्लिट सेपरेशन स्क्रीन डिस्टेंस, वेवलेंथ स्लिट सेपरेशन स्क्रीन डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए तो होता है 2n+1 अपॉन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, है नहीं, ये तो पढ़ा था हमने n लैम्डा, या 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये सब कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा लिख देते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस, ये बी ऑप्शन वही वाला, है ना, जिसमें कि 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 ऐसा करके करते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डी लैम्डा अपॉन डी होता है। डायफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट व्हेन, डायफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट कब है, डायफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट तब है जब अपर्चर साइज इज कंपेरेबल टू वेव, अपर्चर साइज मच लार्जर देन द वेवलेंथ, हाँ जब उसका साइज अपर्चर साइज मच कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, ठीक है, ये हो जाता है। द सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, देखो डायफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल मैक्सिमा होता है ट्वाइस होता है, ट्वाइस द विड्थ ऑफ द अदर्स। और अगर उसकी बात करें इंटरफेरेंस में तो सेम ही रहेगा सबके लिए, वो सबके लिए सेम रहता है इंटरफेरेंस के केस में। टू सोर्स आर कोहेरेंट इफ दे हैव, अगर दो सोर्स कोहेरेंट है तो किसके लिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और सेम फ्रीक्वेंसी हो तो कोहेरेंट सोर्स माने जाएंगे। तो यहीं पे हम बात करते हैं अपने मार्गदर्शन प्रोग्राम की जो हमने लॉन्च किया है। इस मार्गदर्शन प्रोग्राम के तहत आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी फ्रॉम मार्च टू टिल अक्टूबर, जब तक यू विल नॉट गेट योर एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन प्रोवाइड कराएंगे जिसमें मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स मिलेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, साथ साथ में एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलने वाली है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज रेस्क्यू प्लान भी तुम्हें मिलने वाला है। स्मार्ट टूल्स के साथ साथ 80+ फॉरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया, स्कोर प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर टूल, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट साथ साथ मिलती रहेगी। इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ना, अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो तो तुम जब इसे ज्वाइन करोगे तो तुम्हें फील होगा कि हाँ हमने अपने पैसे खराब नहीं किए, अच्छी जगह इन्वेस्ट किए हैं। इस QR कोड को स्कैन करके जल्दी से फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। 2999 इज ए वेरी मिनिमल कॉस्ट और इसमें खुद प्रियांशी मैम आपको गाइड करेगी इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू जो कि लाइव होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हारी बातें समझ में आ रही होगी और जैसा ही पढ़ाया जा रहा है इससे भी कई हजार गुना एक लेवल अप करके एवरीथिंग वी विल कंप्लीट ऑन दिस प्रोग्राम। तो खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। आई होप तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।